और मुंबई का रुख करेंगे, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एनसीबी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान को एनसीबी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। मुंबई में 200 किलो ड्रग्स की बरामदगी हुई थी और इसी सिलसिले में नवाब मलिक के दामाद को एनसीबी ने बुलाया है। दिवेश सिंह जुड़ गए और जानकारी के साथ। दिवेश, क्या डिटेल्स इस पर चल रही है, पूरा मामला क्या है? जी, आपको बता दें कि अभी एनसीबी से जुड़े सूत्रों ने ये बात कंफर्म की है आज तक इंडिया टुडे को कि समीर खान नामक व्यक्ति को पूछताछ के लिए आज बुलाया गया है। उनकी एक ट्रांजैक्शन मिली थी करीब 20,000 रुपए की करण सजनानी नामक आरोपी से, और करण सजनानी को पिछले हफ्ते 200 किलो ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। एनसीबी की एक्शन थी और इसके बाद अब समीर खान को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वो एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि वो एनसीपी के नेता नवाब मलिक, जो कि महाराष्ट्र में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, उनके दामाद हैं, उनकी बेटी नीलोफर के पति हैं। इसी सिलसिले में सारी चीजें वेरीफाई करने के लिए उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी कि किस तरीके का ट्रांजैक्शन था, क्या कोई ड्रग डील हुई थी उनके और करण के बीच, ये भी पूछा जाएगा। पर खास इस चीज पर फोकस रहेगा कि जो 20,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है एक गूगल पे के जरिए, वो किस तरीके की ट्रांजैक्शन थी, क्यों ये ट्रांजैक्शन हुआ, किस बारे में ट्रांजैक्शन हुई, इसीलिए समीर खान को बुलाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की, जिसकी सप्लाई का आज दूसरा अहम दिन है। आज से कोवैक्सीन की सप्लाई शुरू हो रही है। आज हैदराबाद की भारत बायोटेक प्लांट से देश के 13 शहरों में कोवैक्सीन की सप्लाई शुरू हो गई। दिल्ली में 2 उड़ानों से वैक्सीन लाई गई है। एयर इंडिया की फ्लाइट 559 से वैक्सीन बॉक्स लाए गए। जम्मू कश्मीर और गोवा में आज पहली खेप पहुंच रही है। सड़क मार्ग से मुंबई तक वैक्सीन आज सुबह पहुंच गई है। लोग एयरपोर्ट पे मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जा रही है जो कोवैक्सीन यहाँ पर पहुंची है, वो यहाँ पर अभी निकली और आप देखिए इसे पूरी पुलिस सुरक्षा में लेकर के जाया जा रहा है। इसे सबसे पहले जो स्टोरेज बनाए गए हैं केंद्र सरकार के, वहां पहुंचाया जाएगा और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अलग अलग सेंटर्स है वहां पर इनको भेजा जाएगा और उसके बाद 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। एयरपोर्ट पर ये तीसरी खेप है दिल्ली एयरपोर्ट पर जो यहाँ पर पहुंची है। इसके पहले जो पुणे से यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट की आई थी, उसके बाद हैदराबाद से ये दूसरी खेप है जो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची है। सर्दी आने से पहले चीनी सेना ने कई सारे प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके जताने की कोशिश की कि सर्दियों में वो लद्दाख सीमा पर तैनात रहने के लिए तैयार है। सच ये है कि मौसम की वजह से चीनी सेना की हालत बुरी हो चुकी है। चीन ने अपने सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाओं की खूब मार्केटिंग की, लेकिन चीन की 5 स्टार सुविधाएं बेकार साबित हुई। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीनी सेना ताक लगाए बैठी है और जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की गुस्ताखियां जारी हैं। इन दोनों दुश्मनों की जुगलबंदी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी पूरी तरह तैयार है। There is no doubt that Pakistan and China together form a very potent threat, and there is an aspect of collusivity which cannot be wished away, and that is also very much part of our strategic planning and calculus when we are formulating our plan. तो छोड़ेंगे नहीं, दुश्मन के लिए यही भारतीय सेना का क्लियर मैसेज है। फिर चाहे चीन हो जो लद्दाख में भारतीय जमीन को हड़पने की हसरत लिए बैठा है। चीन धोखे से भी गलवान जैसी गुस्ताखी दोबारा करने की ना सोचे। इसके इंतजामों का जायजा लेने के लिए सीडीएस जनरल विपिन रावत खुद लद्दाख दौरे पर हैं। और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो उसे भारतीय सेना पहले भी कई बार सबक सिखा चुकी है और अगर पाकिस्तान ने मौका दिया तो उसे दोबारा सबक सिखाने में जरा भी देरी नहीं की जाएगी। On the northern borders are concerned, before that I would like to briefly touch on the western front. Pakistan continues to embrace terror and terrorism as an instrument of state policy. However, we are very clear that we have zero tolerance for terror and we reserve our right to respond at a time and place of our own choosing and with precision. And this is a clear message that we have sent across. भारतीय सेना पिछले साल ऐसी चुनौतियों से उबरी है। देश के सामने आगे भी ऐसी चुनौतियां आती हैं तो सेना उनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये भरोसा
आज आर्मी चीफ ने देश को एक बार फिर दिया। पाकिस्तान और टेररिज्म का सवाल है। आपने जिक्र किया है कि अभी भी रिक्रूटमेंट जो है अलग अलग तंजीमों में अभी भी जारी है। ये ज़रूर है कि हम पिछले साल या हर साल हमारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस में कई टेररिस्ट मार गिराते हैं, लेकिन साथ साथ तंजीमों में भर्ती भी होती रहती है। ये क्लियर मैसेज है चीन के लिए, जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अपना मोहरा बना चुका है, और पाकिस्तान आतंकवादियों को मोहरा बनाकर भारत से दुश्मनी निभाता ही चला जा रहा है। लेकिन चीन हो या पाकिस्तान, दो मोर्चों पर भारतीय सेना दोगुनी ताकत से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले कई महीनों से लद्दाख में एलएसी पर दोनों तरफ भारत और चीन के 50-50 हजार सैनिक तैनात है, लेकिन अब भी चीन की तरफ सैनिकों की संख्या में 10,000 की कमी दर्ज की गई है। चीनी सेना ने -30 डिग्री के तापमान में खून जमा देने वाली ठंड के सामने घुटने टेक दिए और एलएसी से अपने 10,000 सैनिक वापस बुला लिए। 10-20 सेकंड का वीडियो बनाकर कोई 30 मार खां नहीं बन जाता। लद्दाख में तैनात चीनी सैनिकों की हालत कुछ ऐसी हो गई है। करीब 3 महीने पुराने इस वीडियो को लेकर चीनी मीडिया में खबर चली थी कि ये सैनिक एलएसी पर तैनाती के लिए जाते हुए रो रहे हैं। अब इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन ये बात साबित हो गई कि लद्दाख में एलएसी पर -30 डिग्री तापमान में चीन के सैनिकों की हवा खराब हो रही है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, एलएसी पर तैनात चीनी सैनिकों का जोश ठंडा पड़ता जा रहा है। चीनी सैनिक ठंड बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। इसी का नतीजा है कि लद्दाख में भारतीय सीमा से सटे लगभग 200 किलोमीटर के दायरे से चीनी सेना ने अपने 10,000 सैनिक वापस बुला लिए हैं। ये सैनिक उन 50,000 सैनिकों में शामिल थे जिन्हें एलएसी के नजदीक पिछले साल मार्च-अप्रैल में तैनात किया गया था। पैंगोंग झील से सटी 15,000 से 16,000 फुट ऊंची चोटियों पर ये सैनिक मौजूद थे। सरकार के उच्च सूत्रों ने आज तक को बताया कि लद्दाख में भारतीय सीमा के पास पारंपरिक तौर पर चीनी सेना ट्रेनिंग करती थी। वो जगह फिलहाल खाली नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि लद्दाख में 0 से नीचे गिरते तापमान के चलते चीनी सेना ने ये कदम उठाए हैं। बेहद ठंड और कठिन हालात की वजह से चीनी सैनिक सीमा से पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। चीन ने जब एलएसी पर अपने सैनिकों को सर्दियों में तैनात करने का फैसला किया था, तब वीडियो जारी करके बड़े बड़े दावे किए जाते थे। चीन कहता था उसने ठंड से निपटने के लिए अत्याधुनिक बैरक बनाए हैं जिसमें हमेशा तापमान गर्म रहेगा। कहता था कि चीनी सैनिकों को हर वक्त गर्मा गर्म खाना मिले, इसके लिए ड्रोन से डिलीवरी करेगा। लेकिन अगर इतने ही अच्छे इंतजाम होते तो चीनी सेना ठंड से डरकर नहीं भागती। खबर तो ये भी है कि पीएलए ने ही चीन की सरकार को कहा था कि एलएसी पर ठंड ज्यादा है जिसे सैनिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पीएलए ने ही चेतावनी दी थी कि अगर कुछ नहीं किया गया तो कई सैनिकों की ठंड से मौत हो सकती है। इसी के बाद चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपने ट्रेनिंग सेंटर से 10,000 सैनिकों को तत्काल प्रभाव से वापस बुला लिया। कड़ाके की सर्दी के मद्देनजर चीन ने अपने अंदरूनी इलाके जो तकरीबन एलएसी से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां से 10,000 सैनिकों को वापस लिया है। चीन के जो सैनिक हैं काफी मात्रा में कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं और वो इस कड़ाके की सर्दी को सहन करने में असमर्थ है। यही कारण है कि चीन के सैनिक हैं उनको वापस लिया गया है। लेकिन जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है वहां पे चीन के सैनिकों की कमी नहीं देखी गई। तो एक तरफ चीनी सैनिक हैं जिनको एलएसी पर ठंड लग गई है और दूसरी तरफ हैं भारतीय जवान जिनका खून -30 डिग्री की ठंड में भी उबाल मार रहा है।
पेंगोंग झील, चुशुल, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स और देपसंग जैसे तनाव वाले इलाकों में दोनों तरफ के सैनिक अब भी आमने सामने डटे हुए हैं। इनमें से कुछ जगहों पर तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे जा चुका है। जो भी बातचीत चल रही है अलग अलग लेवल पे, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो या डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, इन बातचीत के जरिए हम जो भी समझौता करना है वो करेंगे। उसी आधार पे, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी, और यही हम चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि इस डायलॉग के जरिए हम जो भी अपना लक्ष्य है वो हासिल कर पाएंगे। पटना में कल देर शाम इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की उनके अपार्टमेंट के बाहर हत्या कर दी गई। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। हत्या के वक्त सोसाइटी के गेट पर गार्ड मौजूद नहीं था। वहां 2 साल से लगा सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। पुलिस पर भी जांच में लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। सुशासन राज में फिर हुआ है खून। बेखौफ अपराधियों ने फिर बरसाई है गोलियां। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर को अपराधियों ने सरेआम भून डाला। बिहार की राजधानी पटना में इस बार अपराधियों ने सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। सतर्कता और मुस्तैदी का दावा करने वाली पटना पुलिस के भरोसे को भून डाला। पटना एयरपोर्ट पर पोस्टेड इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की निर्मम हत्या कर अपराधियों ने कानून के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। रुपेश कुमार पर बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त हमला किया जब पटना एयरपोर्ट से वो पुनाईचक इलाके में स्थित अपने कुसुम विला अपार्टमेंट पहुंचे थे। एसयूवी चला रहे रुपेश को जरा भी भनक नहीं थी कि हमलावर उनके करीब हैं। रुपेश अपने अपार्टमेंट के गेट पर रुके ही थे। वो गार्ड के गेट खोलने का इंतजार कर रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। रुपेश की एसयूवी के शीशे पर ये निशान हमले की गवाही दे रहे हैं। हालात देख लीजिए, यहाँ पे 7:15 बजे की घटना शाम की, और यहाँ पर जिस तरीके से फायरिंग की गई है, जाहिर सा लग रहा है कि शीशा उनका वो ऊपर होगा क्योंकि ठंड का मौसम है, और फिर शीशे पे फायरिंग की गई है। और खून के निशान भी आपको साफ तौर पर जो है आपको गाड़ी पर इस वक्त दिख सकता है। और नीचे भी देखिए शीशे के यहाँ पे चकनाचूर हो गया है। और इस घटना के बाद आनंद फानंद में फिर पुलिस मौके पे पहुंची है। जानकारी मिली है, उसके बाद उन्हें पारस अस्पताल ले जाया गया, जो प्राइवेट अस्पताल है यहाँ से पास में ही है, वहाँ ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने रुपेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। बाइक सवार बदमाशों ने रुपेश पर 6 गोलियां बरसाईं, जो उनके सीने में और हाथ पर लगी। गोलीबारी के बाद अपराधी बड़े ही आराम से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। उस व्यक्ति के साथ किसी का रंजिश होना ये समझ के पड़े। इतना सोवर व्यक्ति के साथ किसी का रंजिश कैसे हो सकता है? पॉलिटिकल रंजिश हो सकती है कुछ। ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए और सबके सामने इसका रिपोर्ट आना चाहिए। अनुसंधान आप लोग चाहते हैं कि सही तरीके? बिल्कुल अनुसंधान चाहते हैं, जांच चाहते हैं और तत्काल इस्तीफा चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। इतनी बड़ी वारदात की खबर लगते ही पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फौरन रुपेश को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। कोई विटनेस नहीं घटना का, किसी ने देखा नहीं घटना होते हुए। तो कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं सभी तरह की। कितनी गोली लगी कुछ पता चला है? नहीं, अभी तो है कि हमको लगता है कि एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल, पोस्टमार्टम में पता चलेगा, लेकिन 3 से ज्यादा गोली तो लग रही है, जो देख के बॉडी को देख के जो लगता है। अच्छा, उस समय गाड़ी में थे ही या? गाड़ी में थे। जैसा कि जो लोगों ने उनको फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया है, अपार्टमेंट के लोगों ने गाड़ी से ही निकाल के ले गए। सीट बेल्ट लगा हुआ था। इंडिगो कंपनी के स्टेशन मैनेजर रुपेश की सरेआम हत्या ने पटना पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे हैरानी की बात ये है कि हाई प्रोफाइल मर्डर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से महज 2 किलोमीटर की ही दूरी पर हुआ। फिर भी अपराधियों ने गोलियां बरसाई और मनचाहे तरीके से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। क्या देखा आपने? बस कि वो अंदर में है और शीशा टूटा हुआ है।
बस। क्या गोली उनको लगी हुई थी उसको? हाँ, उसमें तो ब्लड गिरा हुआ था। हाँ, हम लोग हल्ला किए, एम्बुलेंस वाले को बुलाए, 100 नंबर पे डायल किए, बस। तो उनकी क्या मौत हो चुकी थी? जी हाँ, वो यूं किए हुए थे, झुके हुए थे। सवाल है कि इतने पॉश इलाके में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? अहम सुरक्षा वाले इलाके में हत्या के बाद अपराधी कैसे भाग निकले? सवाल ये भी है कि रुपेश की हत्या किसने की? रुपेश के मर्डर की साजिश किसने रची? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन पटना पुलिस अब लकीर पीट रही है। इस संगीन अपराध की जांच के लिए सुशासन का दावा करने वाली सरकार ने एसटीआई गठित कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या को सुपारी शूटर ने अंजाम दिया होगा और इस वारदात में 3 से 4 हत्यारे शामिल रहे होंगे। इस बात की भी आशंका है कि पटना एयरपोर्ट से घर के लिए निकलते वक्त किसी ने अपराधियों को रुपेश के रवाना होने की खबर अपराधियों को दी होगी और घर पहुंचने पर सोसाइटी के बाहर ये हत्या कर दी गई। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा कैसे पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार का शव छपरा में उनके पैतृक गांव पहुंचा दिया गया है। इस वारदात को लेकर पैतृक गांव में लोगों में गुस्सा है। ये घटना ऐसी जिसको लेकर अब सियासी तौर पर भी बयान सामने आने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने जबरदस्त निशाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा। उन्होंने कहा कि आखिर उनके राज्य में इस तरह से अपराधी बेखौफ हैं, अपराधी सरकार चला रहे हैं, इस्तीफे तक की मांग कर दी। लेकिन इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के बाद पुलिस के काम करने के तरीके से लेकर अपराधियों ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, तमाम सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं। 6 राउंड फायरिंग हुई और जिस बात की जानकारी हमने आपको दी, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। 2 साल से जिस जगह पर सीसीटीवी लगे हुए थे वहां पर सीसीटीवी मौजूद नहीं था। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस साजिश की तरफ इशारा करते हैं, कैसे सोच समझकर प्लान करके इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई राउंड फायरिंग के बाद इंडिगो के इस मैनेजर की हत्या कर दी गई। सुनियोजित साजिश से बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस की भूमिका पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना में हुई इस हाई प्रोफाइल हत्या को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। डिप्टी सीएम की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का यहां पर स्टेटमेंट आया है। उनका ये कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सीएम बिहार तारकिशोर प्रसाद जी हैं, उनसे बात करते हैं रुपेश हत्याकांड को लेकर। सर, जो घटना कल रात घटी है, अपराधी लगता है बेलगाम हो गए हैं बिहार में। नहीं, निश्चित रूप से यह जो हत्या की घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं स्वयं और हमारी सरकार चिंतित है। और मैं आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के भी तेवर को देखा है कि इस तरह के अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और लगातार जो हमारे पुलिस के वरीय अधिकारी हैं उनको निर्देश दे रहे हैं। लेकिन इतना आप निश्चिंत मानिए, मैं जान तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन अपराधियों को हमारी सरकार तुरंत गिरफ्तार करेगी और जिस हद तक जाना होगा जाएगी। सर, लेकिन कैसे ऐसा होता है कि इतने पास में मतलब घटना घट जाती है, सीएम का आवाज है, आप लोगों का आवाज है और घटना ऐसी घट गई है। अच्छा, कुछ बताइए कब तक गिरफ्तार हो सकते हैं अपराधियों को? कितने? सर, नागेंद्र सर भेजे थे, संगठन महामंत्री। सर, कोई कार्रवाई इस पे होगी, सिर्फ बता दीजिए। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और सरकार को जो भी कदम उठाना होगा सरकार उठाएगी। देखिए, पुलिस लगी हुई है, हमारी भी बड़ी अधिकारियों से बात हुई है और निश्चित रूप से हम सबों की जो चिंता है और मैं मानता भी हूँ कि इस संबंध में
हमारा जो पुलिस है वो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी करेगी। अभी आदेश देंगे कि जल्द से गिरफ्तारी होनी चाहिए। निश्चित रूप से होनी चाहिए। इस तरह के घटना को हम सब स्वयं बर्दाश्त नहीं करते हैं, ना हमारी सरकार करती है, ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, खैर उनको इसके अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं बोलने के लिए। जो विपक्ष के रूप में जो उनकी भूमिका आपको पता ही है कि वो बिहार के लिए कितना चिंतित है। वो कभी कभी बिहार आते हैं और इस तरह की बातें करके फिर चले जाते हैं। इससे बिहार नहीं चलता है। बिहार पूरे मजबूती से और सरकार को पकड़े जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे। आश्वासन देते हैं नहीं, आश्वासन की बात नहीं है। हम सबों ने और हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वरीय अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है और अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के मामले पर बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने अपनी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि या तो बिहार सरकार 3 से 5 दिन के भीतर अपराधियों को पकड़े या फिर ये मामला सीबीआई को सौंपे। ये बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा अविलंब, ताकि अगर केस सीबीआई को भी अगर सुपुर्द करना पड़े तो इमीडिएटली करना पड़ेगा उनको, ताकि ऐसा नहीं कि केस इतना घिसा पिटा हो जाए कि निष्कर्ष पे कोई संस्था पहुंच नहीं सके। ये इस बात का भी एक तहकीकात करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो बात आजकल चल रही है वो क्या प्रायोजित है और नहीं है। तो इस हत्या के पीछे कौन ऐसे लोग हैं जो एक व्यक्ति के मतलब कि हत्या, जो कि एक निजी कंपनी का व्यवसायिक हेड था। हाँ, ये जरूर है कि रुपेश जी अपने इलाके में सामाजिक रूपेण बहुत काम करते थे और लोकप्रिय थे, लेकिन हत्या क्यों? प्रश्न ये है, हत्या क्यों? रोहित सिंह हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आपने खुद तारकिशोर से बात की, उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे सवाल इस वक्त इस घटना को लेकर खड़े हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है मोटिव को लेकर। कुछ सवालों का जवाब तो उनके पास मौजूद था, लेकिन कुछ सवाल वो जानबूझकर टाल गए। जी बिल्कुल, देखिए मैं जिस जगह खड़ा हूं मेरे पीछे डिप्टी सीएम आवास है और उसके ठीक बगल में मुख्यमंत्री आवास है और यहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर पुनाईचक इलाके में ये हत्याकांड होता है, जहां पर अपराधी आते हैं और 6 गोलियां दागकर जो है वो फरार हो जाते हैं, जिसमें रुपेश कुमार की मौत हो जाती है। अब बात होती है कि आखिर पुलिस इतनी सुस्त क्यों है, अपराधी कितने बेलगाम क्यों हैं कि सीधा ऐसे घटना को अंजाम दे रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर। और ये बिल्कुल ब्लाइंड केस है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जहां पर ये घटना घटी है, जिस अपार्टमेंट के बाहर, उस अपार्टमेंट पर सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन वो सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है और ऐसे में पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत या सुराग भी नहीं है कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या हो सकती है, कौन इसके पीछे शामिल हो सकता है। इसको लेकर पुलिस के हाथ में अभी फिलहाल कुछ नहीं है। हालांकि जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सुपारी किलर्स यानी कि शार्प शूटर्स जो हैं उनको हायर किया गया था, उनको पैसे देकर जो है ये हत्या करवाई गई है। इतने तरीके से जो है ये मर्डर को प्लान किया गया था और बाकायदा रेकी भी की गई थी कि कब रुपेश कुमार पटना एयरपोर्ट से निकलते हैं, कब वो घर पहुंचते हैं, इन सब चीज़ों की रेकी की गई थी, जिसके बाद बहुत ही साफ तरीके से इस घटना को जो है अंजाम दिया गया। अब पुलिस फिलहाल उसके हाथ में कुछ भी नहीं है और वो अनुसंधान कर रही है। अब सवाल उठता है कि कितनी जल्दी अनुसंधान पूरा होता है और केस में एक ब्रेक थ्रू होता है और अपराधी जो है वो पकड़े जाते हैं। लौटेंगे रोहित, लेकिन जिन तमाम बातों की आपने जानकारी दी, एक तस्वीर इस बीच ये भी है कि इस मामले पर अब कैसे विपक्षी पार्टियां सरकार पर हावी हो रही हैं। पटना में ये जो घटना हुई उसके बाद आरजेडी से तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो मिलनसार और मददगार स्वभाव के धनी थे। उनकी असामयिक मृत्यु से दुखी हूं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। और ये ट्वीट तेजस्वी यादव की ओर से किया गया। अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधों और दुष्कर्मों की प्रतिदिन संख्या बढ़ना एनडीए की सामूहिक विफलता है। नीतीश जी द्वारा अपराधों को छिपाने की चेष्टा एवं उसे स्वीकार नहीं करना ही सबसे बड़ा अपराध और अपराधियों के लिए रामबाण है। रुकना होगा यहां छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। जीके टीएमटी आपके घर को रखता है आग, जंग और भूकंप जैसे हर खतरे से सुरक्षित। जीके टीएमटी, सपनों को जीके देखो। एक मौका मिला कि आमिर खान का इंटरव्यू किया जाए। मैंने उनसे एक सवाल पूछ लिया, सच सच बताना आपकी सक्सेस के पीछे कौन है। उन्होंने कहा अम्मी जान। मैंने कलाकारों से बारे में पूछा भी इस फिल्म लगान इतनी सक्सेसफुल है, उसके पीछे भी आपको लगता हो कि सक्सेस किसकी है? बिना सोचे हम सबकी है। मैंने कहा आप क्या महिलाओं का सम्मान नहीं करते क्या, या उनको क्रेडिट नहीं देना चाहते? एक ही फीमेल कलाकार है, उसके अंदर इम्पोर्टेंट जो है उसका नाम ही नहीं लिया आपने। अब होगी सीधी बात मेरे यानी प्रभु चावला के साथ सिर्फ आज तक पर। प्रेजेंटेड बाय लक्स कोजी, सुनो तो अपने दिल की। को प्रेजेंटेड बाय प्रिया गोल्ड सीएनसी बिस्किट्स, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट। फ्लोर डाल, आश डाल, मूंग डाल। Amaji loves Pikachu. भारत में 1985 से 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 36 साल बाद भी भारत का युवा जब रोजगार पाने के लिए भटकता दिखे, तब युवा दिवस के ही दिन देश के बेटे बेटियों के लिए दस्तक देनी जरूरी है। सबसे पहले खबर शिवराज सिंह चौहान के राज्य मध्य प्रदेश की। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो, लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मत रुको। सरकारें कमलेश दांगी जैसे नौजवानों से कहती हैं, पढ़ो लिखो और फिर नौकरी का इम्तिहान पास करने के बाद भी वर्षों तक नियुक्ति पाने के इंतजार में गोबर भरो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अनुभव ही आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। लेकिन सरकारें सुनील कुशवाहा जैसे युवाओं से कहती हैं, भले एमए अंग्रेजी में पढ़ लो, लेकिन शिक्षक बनने का चयन होने के बाद भी चाय बनाकर बेचते रहो। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था, मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। लेकिन 36 साल से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने वाले भारत में लगभग हर राज्य की सरकार सेवा के नाम पर सत्ता पाकर नौकरी पाने में नौजवानों के आंसू निकाल दे रही है। क्योंकि युवा दिवस मनाने वाले देश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया कभी वक्त से पूरी नहीं हो पाती। इसी कारण तो आज भी मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कमलेश दांगी गोबर उठा रहे हैं। गोबर उठाना पाप नहीं, लेकिन एमए बीएड की पढ़ाई करके बच्चों को हिंदी पढ़ाने के लिए सरकारी शिक्षक का भर्ती इम्तिहान निकाल लेने के 2 साल बाद भी जिस घर का बेटा गोबर उठाने को मजबूर हो, उस नौजवान की नींद उड़ाकर सिस्टम सोता है और सिस्टम का किया गोबर उठाना महापाप है। रात में जब मेरी नींद खुलती है तो मैं नियुक्ति के लिए सोचता हूँ कब होगी। 2 वर्ष हो गए हैं, मैंने बहुत बार 2-4 बार मुख्यमंत्री को मेरे हाथों से ज्ञापन भी दिया है कि महोदय हमारी शीघ्र शिक्षक भर्ती की जाए, नियुक्ति दी जाए। हमें पूरी प्रोसेस हो चुकी है, अब नियुक्ति बाकी है। लेकिन आज तक मतलब 2 वर्षों के अंतराल में अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस कारण बहुत परेशान हैं और हम मतलब जो अगर हमारे परिवार में हमको कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ऐसी हालत क्यों हुई, पहले समझ लेते हैं।
सितंबर 2018 में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर 15,000 भर्ती निकली और माध्यमिक शिक्षक पद की 5,670 वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ। 6 महीने बाद इसके फरवरी 2019 में कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते 20,670 शिक्षक पदों की परीक्षा हुई। फिर इसके 7 महीने बाद जाकर अगस्त 2019 में शिक्षक भर्ती के नतीजे आ पाए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के कुल 2 साल बाद भी आज तक चयन किए गए शिक्षकों की पूरी नियुक्ति नहीं हो पाई। मैं 2018 शिक्षक भर्ती हुई थी मध्य प्रदेश में, इसमें चयन हुआ है और नियुक्ति के लिए मैं 2 वर्षों से इंतजार कर रहा हूं। नतीजा ये हुआ कि जिनके हाथ में अभी शिक्षक के तौर पर बच्चों के भविष्य की डोर होनी चाहिए, वो कमलेश दांगी जैसे नौजवान भैंस की रस्सी खींच रहे हैं, क्योंकि पुचकार कर वोट लेने वाली सियासत ने नौकरी देने के नाम पर पानी पिला रखा है। अगर आपको लगे कि अरे भाई एक आदमी होगा तो रुक जाइए। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं की सबसे बड़ी समस्या पर दस्तक दी है। गोद में नाती को लेकर विलखती इस बुजुर्ग मां के आंसुओं का कारण सरकारी भर्ती प्रक्रिया को लटकाए रखने वाली व्यवस्था है, जिसने इनकी दिव्यांग बेटी नेहा को भी 2 साल से मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयन होने के बाद आज तक नियुक्ति के इंतजार में आंसू बहाने को लाचार किया है। वजह परिवार चलाने का पैसा अब इनके पास नहीं होना। बच्चे की फीस ले लीजिए, घर का जो भी है किराना है एंड ऑल दैट, पापा मम्मा रहते हैं, उनके जो दवाइयाँ वगैरह है, बहुत मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमें कट करनी पड़ रही है क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है और साल भर की इसकी फीस भी मैंने पे नहीं कर पाई है। ये दूसरा साल आ गया। एमए अंग्रेजी में पढ़ाई की, बीएड किया, लाखों रुपए खर्च होते हैं पढ़ने में। उसके बाद भर्ती परीक्षा निकाल कर भी नौकरी के इंतजार में अगर जिंदगी कटौती में बीते तो दस्तक देना जरूरी है, क्योंकि अन्याय सिर्फ नेहा और कमलेश जैसे हजारों लोगों के साथ नहीं बल्कि बच्चों के साथ भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में करीब 20% स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर के भरोसे हैं। 2018 में करीब 10 साल बाद शिक्षकों की भर्ती निकली थी। मध्य प्रदेश में कुल 1,43,584 स्कूल हैं और अब भी 74,682 सरकारी स्कूलों में शिक्षक के पद खाली पड़े हैं। क्यों नियुक्तियां लटकी? कौन जिम्मेदार है? आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने क्या किया इसके बाद? क्या ये कहानी यही छोड़ दी या फिर दस्तक दी जिम्मेदार मंत्री से सीधा सवाल पूछकर? रिपोर्ट अभी बाकी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।